जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 20 और बार है शनिवार यानी वीकेंड। वीकेंड पर हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से या चर्चित हस्ती से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और बिल्कुल आज भी मैं करवाऊंगा आपकी मुलाकात। और कल मैंने वादा किया था आपसे कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला से मैं आज आपकी बातचीत करवाऊँगा बहुत सारे मुद्दों पर। सर बेबाक तरीके से अपनी बात और अपनी राय रखने के लिए वो जाने जाते हैं और हमेशा से अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। आज उनसे बहुत सारे मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूँ। दिन भर की तमाम खबरें भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि सर फटाफट शेयर करना शुरू करिए आप, क्योंकि आज का जो ये है ना अनछुए पहलू, ये बिल्कुल आपको याद रहेगा। ये यादगार है और यादगार इसलिए है सर क्योंकि आम आदमी का दर्द और आम आदमी की बातें जो है ना वो आज बहुत खुल कर के होंगी और स्पेशली उस इलाके की बातें होंगी जिस इलाके को हमने अब तक शायद ऐसा समझ रखा है कि वो इस हिंदुस्तान का अंग है ही नहीं, जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। करौली और कैला देवी के ऊपर वाला जो इलाका है ना सर, डांग वाला जिसको हम कहते हैं, वहाँ आप कभी निकल जाइए और वहाँ जा कर के देखिए कि वहाँ के लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं। आपको शर्म आएगी कि मैं किस तरह के हिंदुस्तान में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। ये कौन सा हिंदुस्तान है? क्या ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जहाँ लोग आज भी शिक्षा से वंचित हैं, जहाँ लोग आज भी पानी से वंचित हैं, जहाँ आज भी उनके लिए कोई अगर बीमार हो जाए ना सर तो इलाज की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सुविधा उनके पास में नहीं है। क्या गुनाह है उनका? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो विधायकों को और सांसदों को वोट नहीं देते? जब वहाँ पोलिंग बूथ बन सकते हैं, जब वहाँ वोट लेने के लिए पुलिस की व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधाएं हो सकती हैं, तो उन लोगों की आम सुविधाओं को क्यों उनसे महरूम रखा जाता है? और इन तमाम मुद्दों पर मैं आज कर्नल बैंसला जो हैं, किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके पुत्र विजय बैंसला से बात करने वाला हूँ। वो बिल्कुल लाइव हमारे साथ में जुड़ेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है आप फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सर, क्योंकि आज बहुत सारे मुद्दों पर बात होंगी। आज खबरें कम होंगी लेकिन मुद्दे बहुत होंगे, बातें बहुत होंगी। चलिए मैं फटाफट आपको पहले तो खबरें बता देता हूँ शॉर्ट रूप में और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला से। सर मुझे आप लगातार बताते रहना कितने लोग शेयर कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी अभियान को लेकर के चल रहे हैं, किसी मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, तो लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारा साथ ज़रूर दें। चलिए आज की तमाम खबरें मैं पहले आपको बता देता हूँ और सबसे पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके आज T20 का फाइनल मैच चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दरअसल दोनों ही टीमें भारत और इंग्लैंड जो है 2-2 मैच जीत करके और आज फाइनल में पहुंची है, यानी डू एंड डाई की सिचुएशन है। जो इस मैच को जीतेगा वो श्रृंखला जीतेगा। शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो क्या शानदार शुरुआत रही भारत की टीम की। ओपनिंग जोड़ी में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आज ओपनिंग की और दोनों ने शानदार पारी खेली है। विराट की अगर बात की जाए तो विराट ने आज 80 रन बनाए, वहीं 64 रन का योगदान दिया रोहित शर्मा ने, और उन दोनों की बदौलत आज भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया T20 में 224 रन का 2 विकेट के नुकसान पर। इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए सेकेंड इनिंग्स में इसको चेज करना, इसको पाना। और ताज़ा सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड ने 29 रन बना लिए हैं 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। तो क्या भारत ये श्रृंखला जीतेगा? बिल्कुल भरोसा है कि भारत ये श्रृंखला भी ज़रूर जीतेगा, क्योंकि भारत श्रृंखलाएं T20 की हारता नहीं है, वापसी ज़रूर करता है। चलिए तो ये तो था T20 का सूरत हाल। अब मैं राज्य स्तर की बड़ी जो खबरें हैं वो आपको बता देता हूँ और आप फटाफट खबरों को शेयर करना जारी रखिए सर, क्योंकि एक बहुत बड़े मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पटवारियों की जो हड़ताल है वो 34वें दिन भी जारी है। शहीद स्मारक पर उनका धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। 3600 पे ग्रेड की उनकी मांग है। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर अभी तक उनकी बातों पर गौर सरकार ने नहीं किया है। आज आपको मेरी आवाज़ ठीक लग रही है? लग रही होगी, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज मेरी आवाज़ ठीक है और मुझे काफ़ी कुछ राहत है सर। हालांकि मेरा एक चेकअप कल और होगा संडे को, तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन हाँ पहले की बजाय मेरी आवाज़ में थोड़ा सा सुधार है और
उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द ठीक होगी और हम फिर वापस उसी फ्लेवर के साथ उतरेंगे। चलिए, तो पटवारियों की जो हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, वो जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की अगर बात की जाए सर, तो ये कोरोना का जो विकराल रूप है ना, ये बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है सर। कल 402 केस थे और आज की अगर बात करूँ तो 445 नए केस मिले हैं पूरे प्रदेश में। सबसे ज़्यादा केस नज़र आए हैं जयपुर में 72, उदयपुर में 48, कोटा में 56, जोधपुर में 47 और 26 ज़िलों में अब तक केस आ चुके हैं। अब आप देखिए कि ये तेज़ी से अलग अलग ज़िलों में अपना जो पैर है ना, वो पसारता जा रहा है। संभलना पड़ेगा सर, वैक्सीनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और जो प्रोटोकॉल हैं, मेडिकल एडवाइजरी है, उसका पालन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान से मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ मेडिकल एडवाइजरी का पालन ज़रूर करें। सैनिटाइज़र है, दूरी है, मास्क है, ये बिल्कुल अनिवार्य कर दें आप। सिर्फ ये नहीं है कि बाहर बोर्ड लगा दिया नो मास्क नो एंट्री। नो, मास्क नहीं है तो वाकई में एंट्री नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। चलिए, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में आज सीएम गहलोत ने ली बैठक। ज़रूरी था, बढ़ते हुए अपराध को लेकर के तमाम अंगुलियां उठ रही थी सर राजस्थान सरकार पर। महिला अत्याचार की बात कर लो या लूट खसोट की बात कर लो या हो बात हत्या की, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री गहलोत ने जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको साफ निर्देश दे दिया कि मेरे से बिना पूछे भी अगर कोई एक्शन लेना पड़े तो ले लो, लेकिन अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी काम नहीं करता है, लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। अपराधों को, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान में, इसको लेकर के उन्होंने नाराज़गी जताई है। उनका कहना था वजूहात हैं क्या, कारण है क्या, इस पर पहुँचें और भ्रष्टाचार है या लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी पुलिस महकमे में। तो बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया है उन्होंने जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको कि यदि कोई भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी है वो लापरवाही कर रहा है अपने काम में, तो आप बिल्कुल फ्री हैंड है मेरी तरफ से, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी तिया पाँचा करना है आपको उसका कर दें। और ये ज़रूरी है साहब, कब तक ये जो है गेम खेलते रहेंगे आप लोग। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार लूट खसोट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को और अपनी जो मॉनिटरिंग व्यवस्था है, अपनी जो गश्त है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो साफ निर्देश दे दिया है आज। वहीं बजट घोषणाओं को लेकर के भी एक्शन में नजर आए सीएम गहलोत और कहा है, अभी तो 2 ही दिन या 3 दिन गुजरे हैं साहब, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुरंत जो बजट में घोषणाएं की हैं, जो वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं, उनका कार्य करना शुरू कर दो। यानी लोगों के पास बजट के अनुरूप जो घोषणाएं की गई हैं उनकी सुविधाएं मिलना शुरू हो जानी चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सलाम करते हैं गहलोत सब, अगर इसी तरह काम करते रहोगे ना तो काम होगा और दिखेगा धरातल पर, और हम तारीफ करेंगे आपकी दिल से। लेकिन वही बात है कि कोई चीज़ कागज़ों में नहीं होनी चाहिए, धरातल पर वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। आपने बजट में जो घोषणा की है वो लोगों को मिलनी चाहिए। जो भी मामले पेंडिंग के हैं उनको फटाफट सॉल्व करें आप, ताकि लोगों को राहत मिले। और सबसे बड़ी बात है, आज उन्होंने जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया। सीएस जो है निरंजन आर्य, उन्होंने भी आज अधिकारियों से कह दिया कि जो भी मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाएं की हैं उनकी क्रियान्विति शुरू कर दो, कल से ही इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। चलिए, तो ये 2 अच्छी खबरें थी। अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ, राज्य स्तर से तो अब कोई खबर नहीं है, लेकिन भरतपुर की तरफ अब हम चलते हैं। सर, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और शेयरिंग बढ़नी चाहिए लगातार। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला से आज आपको लाइव में जोड़ूंगा और बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। स्पेशली डांग क्षेत्र के जितने भी लोग हैं हमारा चैनल देखते हैं, उनसे मेरा कहना है आप भी शेयर करें सर। ये आपके हित की, आपसे जुड़े मुद्दे हैं जिन पर मेरी बात होगी आज बैंसला जी से, तो फटाफट शेयर करिए आप। बयाना, तो बयाना से खबर आई है कि पिछले साल एक क्रेशर पर डकैती हुई थी और उस मामले में एक आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियारों के दम पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पिछले 1 अक्टूबर की ये घटनाएं मैंने ही बताई थी, याद रखना। और 1 लाख की लूट हुई थी। आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, नत्थन गुजर, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और ये नादनपुर निवासी है और निवासी भागीरथ शर्मा जी है, तो उसको गिरफ्तार किया गया है।
इसके अलावा अगली खबर है भरतपुर से ही, जिले के एक थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने आई एक महिला को पुलिस वालों ने ये कहकर के भगा दिया कि उच्च अधिकारियों के आदेश लेकर के आए। बताइए आप, ये है ना ऐसे पुलिस वाले, इनको फिट करना ज़रूरी है साहब, जिनको होश नहीं है कि हमारी ड्यूटी क्या है, सिर्फ तनख्वाह से मतलब है इनको कि जाओ उच्च अधिकारियों से निर्देश लेकर के आओ, तब हम आपकी एफआईआर लिखेंगे। ये क्या बात हुई? भगा दिया उसको, और उसके बाद में उसने सीधी मुलाकात की एसपी से, और तब जा कर के उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। और इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की जो कार्यवाही है ना, कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे ना तो या तो मीडिया सुधार देगा, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अब सरकार को एक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है ना, वो तो अब उनका तो क्या कहना, इन पर भी बात करेंगे हम आगे। चलिए, कामा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से 7.5 लाख रुपए हड़पने का एक मामला सामने आया है। और कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई है, और कामा की बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का ये मामला है। तो देखते हैं आगे इसमें अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ, क्योंकि मैं फटाफट आज खबरें बता देता हूं, फिर बातें लंबी चलेंगी। बैंसला जी से कर रहे हैं सर लोग शेयर, बहुत कम कर रहे हैं, है ना? बड़े ताज्जुब की बात कि हम तकलीफ सहने के बावजूद भी आप लोगों को बड़ी खबरें बताते हैं सर, और उसके बावजूद भी आपको शेयरिंग करने में जोर आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज की जो लाइव होगी ना, आज का जो अंशु पहलू होगा, वो बहुत मेमोरेबल होगा सर। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बात होगी, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट शेयर करिए, और जितने लोग हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए आप। धौलपुर के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तरस रहे हैं सर विद्यार्थी। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं धौलपुर में जिनमें विद्यार्थियों को ना पीने के पानी की सुविधा है और ना शौचालयों की सुविधा है। आपको याद होगा ये मुद्दा मैंने एक बार बरदाला से भी उठाया था। नांदोती के बरदाला में जब मैं वहाँ पहुँचा उस स्कूल में, तो मुझे उस स्कूल को देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ। एक तो आप जा कर के देखो जीवली का स्कूल, जो हमारे संवाददाता राजेंद्र जी ने आपको दिखाया। वहीं नांदोती के बरदाला का स्कूल जा कर के देखो, शौचालयों पर ताला लगा हुआ है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ये कंडीशन है। और ऐसे ही हालात हो रहे हैं धौलपुर में। शिक्षा के नाम पर करोड़ों का बजट जो आप खर्च कर रहे हो, वो जा कहाँ रहा है प्रभु? बता तो दो लोगों को। फिर आप कहते हो कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन बनना चाहिए। अब तो पीने का पानी तक नहीं दे रहे, शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं दे रहे, तो नामांकन बढ़ेगा कैसे? वहाँ के जो डीओ हैं, बीओ हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मोटी तनख्वाह से थोड़ा सा मोह भंग कर लो प्रभु, और जो ड्यूटियाँ आपको दी है ना जनाब, उसको ढंग से कर लो। जा कर के स्कूलों की मॉनिटरिंग करो, अगर गड़बड़ है उच्च अधिकारियों को भेजो और सुविधाएं उपलब्ध करवाओ। आजकल तो स्कूलों के नाम पर भामाशाह भी पीछे नहीं है, वो सुविधाएं देने को तैयार हैं आपको, लेकिन ड्यूटी करें तो सही, मुस्तैदी से जाकर के मुद्दे तो उठाएं, तब जाकर के समस्याओं का समाधान होगा। भारत का भविष्य 9 निहालों में आपको दिखता है, मगर इन 9 निहालों का भविष्य कहाँ नजर आ रहा है जब उनको पीने का पानी ही नहीं मिलेगा? तो ये धौलपुर से आई हमारे पास में। इसी प्रकार समोना गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से मौत हुई है, और ये राजाखेड़ा का मामला है। अब बात करते हैं करौली की। तो मंडरायल थाना क्षेत्र के रोधई गांव में एक ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मारने से एक युवती की मौत हो गई। ये मामला सामने आया रोधई में, और मृतक निशा रोधई गांव की रहने वाली थी। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इसके जो 2 बच्चे थे, विवाहिता थी, और इसके 2 बच्चे थे, उनकी पिछले ही साल चंबल में डूबने से मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर के एक परिवार ख़त्म। हालांकि पुलिस ने जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रैक्टर चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। इसी तरह लूट की घटनाएं, अब इनका तो क्या कहना, लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे गंगापुर हो, हिंडौन हो, करौली हो, कहीं की भी बात कर लो। हिंडौन में कल मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट करके और 50,000 रुपये लूटने का एक मामला सामने आया है।
घर लौटते समय उससे 50,000 रुपये और मोबाइल लूटा गया। इसको लेकर के पुलिस जो है अब वो तलाश कर रही है। सवाई माधोपुर की तरफ चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग में अब निजी वाहन नहीं जा सकेंगे। त्रिनेत्र गणेश जी का जो हम करने जाते थे या रणथंभौर अभियान में करने जाते थे, घूमने जाते थे, देखने जाते थे बाघों की अठखेलियाँ, अब उसमें निजी वाहन नहीं जा पाएंगे सर। बिल्कुल रोक लगा दी है पुलिस प्रशासन ने। तो ये एक बड़ी खबर आई है। इसी प्रकार एक खबर और आई है शाम को। टोंक शिवपुरी हाईवे पर कुशालीपुरा दर्रा के पास एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक जो है वो गिट्टी लेकर के जा रहा था और आमने सामने की इस भिड़ंत में कई लोग घायल हुए हैं और ट्रक और बस दोनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ये मामला वहाँ से है। गंगापुर सिटी की अगर बात करूँ तो आज क्राइम की कोई बड़ी खबर नहीं है। सब कुछ ऑल इज़ वेल है, शांति रही है। अमृत योजना का काम चल रहा है, सीवरेज का काम भी चल रहा है। कल हम रात को यहाँ से लाइव ख़त्म करने के बाद नए बाज़ार में गए तो वहाँ भी फटाफट लाइन डाल करके और काम किया जा रहा है। पेच वर्क बंद है बिल्कुल। ये जो गड्ढे हैं और सड़कें धंसने का सिलसिला ना, ये तो गंगापुर को झेलना पड़ेगा अगर प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया तो। बिल्कुल आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा गंगापुर के लोगों को। ठीक है, ये गंगापुर सिटी से खबरें थी, बड़ी खबर और कोई नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं उनसे जिनका आपको और हमको बेताबी से इंतज़ार था, लेकिन उससे पहले फटाफट शेयर करिए क्योंकि आज कर्नल बैंसला से बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी सर, और बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं वो, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत सुलझे हुए आदमी है, कानून को, मुद्दों को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो आपको याद होगा अच्छी तरीके से जब लॉकडाउन नहीं, आरक्षण, हाँ, जब इनके समाज का आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, ये लोग पटरियों पर बैठे थे, तब भी मैंने कर्नल बैंसला के जो पुत्र हैं विजय जी, उनसे बात की थी और उस समय भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और आज फिर कई चीज़ों को लेकर के मैं उनसे बात करूंगा बेबाक तरीके से, और बेबाक तरीके से वो अपनी बातों को आज हमारे सामने रखेंगे। विजय सर, बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं आपको कि आप जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हैं इसके लिए। जी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात कि कर्नल साहब का स्वास्थ्य कैसा है इन दिनों? आजकल बहुत बढ़िया है, रिकवर कर रहे हैं साहब, स्वास्थ्य ठीक है उनका। चलिए विजय सर, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मेरा बात करने का मन था और हमारे दर्शकों ने लगातार हमारे पास मैसेज भेजे कि आखिर इन दिनों विजय बैंसला जी किन चीज़ों में इन्वॉल्व है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको टीस देते हैं, दर्द देते हैं। जी जी बताइए। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आदमी जिंदा रहे। बिल्कुल सर। अगर आदमी मरने की कगार पे खड़ा है तो इससे ज्यादा टीस तो कुछ हो नहीं सकती। जी सर। और मेरे को सबसे ज्यादा टीस जो हुई थी करीब 1 साल पहले, जब मैं आमरे की, चौबे की, अलविद की, करौली डांग के जो गांव है इनमें गया था और वहां पे पता चला कि 74 साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली है ही नहीं। हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? क्या ये लोग सिटीजन नहीं है इंडिया के? बिल्कुल सही बात है सर। 5 साल में एक बार पोलिंग बूथ तो लग, लेकिन ये पानी और बिजली नहीं लग सकता। इससे बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? तो मैं स्पष्ट बात करता हूँ, मैं कोई दोगली बात करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, शायद हो सकता है कि परेशान हो लोग, लेकिन परेशान हो तो हो नहीं। बिल्कुल, और ये कड़वा सच है सर। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने उनको लोगों को कहा कि एक काम करो, मैं तो, हमारे पास तो ना तो कोई पद है ना कुछ, तो आपकी दुविधा है तो आप एक बार अपने एमएलए साहब से बात तो करो। तो रमेश जी का एमएलए थे, उन्होंने फिर मेरे ख्याल से बात करी, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी। आप चाहो तो मैं आपको भेज सकता हूँ, आप उसको सुना सकते हैं लोगों को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस रिकॉर्डिंग में रमेश जी ने ये कहा कि ये पूरा इलाका फॉरेस्ट जोन में आता है और आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, और आप लोगों का कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते, फॉरेस्ट में आता है, और हम आपको टैंकर के पानी के टैंकर तो भिजवा ही देते हैं। तो ऐसी कोई बात चली। तो फिर मैंने टैंकरों का पता करा तो पता पड़ा 4-4 दिन में एक बार टैंकर आता है। तो जैसे ही मैंने टैंकरों की बात पता करनी शुरू करी तो एसडीएम साहब ने सारे बिल्स वगैरह उनके कैंसिल करे, वहां के सपोर्टर बैठते थे जो, क्योंकि टैंकर आते थे 4 दिन में एक बार और बिल बनता था हर रोज का। ठीक है।
ठीक है, आप ये समझिए बात को। बिल्कुल सही बात प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे 9 किलोमीटर जाने में आपको 1.5 घंटा लगे, वहां पे प्रशासन कैसे जाता होगा और कौन जाता होगा? एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो फॉरेस्ट वाला मामला है ना, ये बहुत ही पेचीदा है भाई। जो गांव यहाँ पर हैं वो तो इंडिपेंडेंस से पहले भी थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इंडिपेंडेंस के बाद बना, और इन्होंने अपना सीमा तो बाद में बनाई ना। तो क्या जो लोग वहां रहते थे, आपने जैसे ही अब सीमा ज्ञान कर दिया और अपने बाउंड्री खींच दी, तो इनको आपने भारत का सिटीजन होने की इनकी जो बेसिक मूल अधिकार है, आपने इनसे छीन लिया क्या? बिल्कुल सही बात है। आप इनको सोचते ही नहीं हो ये है भी या नहीं। औरतें 15 दिन से नहाती नहीं है भाई साहब। और जो गर्भवती होती हैं, वो जो रात को अगर प्रसव के दौरान चली जाती हैं, तो आधी तो मर जाती है रोड पे, बच्चे मर जाते हैं। और जो औरत प्रेग्नेंट होती है, वो अपन तो गांव के लोग हैं भाई, 14 साल 15 साल से लेकर के और 22 23 24 25 साल की होती है। जो युवावस्था की औरतें हैं वो तो प्रसव में मर रही हैं। तो मतलब हम अपने भविष्य का क्या रहे हैं? अच्छा विजय सर, आप मुझे ये बताइए, ऐसे कितने गांव हैं जो आपके नोटिस में हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताओं से आज भी महरूम है? पूरे डांग के क्षेत्र है। मुझे ये बताओ, इस डांग क्षेत्र के लिए डांग विकास बोर्ड बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। क्या है डांग विकास बोर्ड? करोड़ों का, अरबों का बजट आता है सर, फिर ये जाता कहाँ है? अरे कुछ मुझे ये बताओ कि जो चीज एक एमएलए ने 12 साल, मतलब तीसरी बार बने रमेश जी, हाँ, और मैं व्यक्तिगत नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि जो बात है वो सच है, ठीक है। तो तीसरी बार वो बने हैं, 10 साल के वो और 2.5 साल का ये कार्यकाल पकड़ लो, 12.5 साल में उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। और हम लोगों ने मेहनत करके 6 महीने में करके दिखा दिया। तो भाई साहब हो सकता है, आप करना नहीं चाहते, बात तो यहाँ आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सांसद महोदय, आप मुझे बताइए, केंद्र में सरकार सांसद की है। मेरी बात सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो नेतागण होते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, मैं अमुक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि अगर रमेश जी ये कहते हैं कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कुछ करने की। हाँ बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति होती तो कर लेते। जब ना मेरे पास पद, ना मेरे पास घोड़ा, ना गाड़ी, ना मेरे पास प्रशासन का लौलवा, और मैं कलेक्ट्रेट के साथ मिलकर के, और बहुत बढ़िया व्यक्ति है कलेक्टर साहब, उनसे बात करके जब हमने 2 गांव में पानी का सतूना लगा दिया, तो आप तो 12 साल से बैठे थे भाई साहब, क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेतागण है वो चाहते हैं कि जिंदगी में आदमी को बढ़े ही नहीं। ये तो चाहते हैं कि जिंदगी भर जो औरत है और जो मर्द है वो केवल पानी लाने और ले जाने में अपने दिन खत्म कर दे। उनको कोई समय मिले नहीं कि कुछ सोच भी ले अपने भविष्य के लिए। लाइट नहीं है यार। हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बहुत सारे गाँव में जिनमें लाइट लोग, आप मुझे बताओ, सारी दुनिया में हल्ला मचा रखा है, डिजिटल तरीके से आपका राशन मिलेगा। अरे भाई लाइट ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं आता, डिजिटल का खाक करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है सर। मतलब क्या, व्हाट आर वी टॉकिंग? वो तो हमने ये कर दिया, हमने वो, अरे करा क्या है तुमने? तुम तो गए नहीं वहां पे आमरे की, मुझे तो एक दिन बता दो गए हो। टूर प्लान निकाल दो सबका। 12.5 साल में कितनी बार आमरे की, चौबे की, डांग इलाके में गए हो, मुझे ये गिनती करा दो तो मैं मानूं कि हाँ ये गए थे भाई। तो सर, केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि साहब हमने 14,000 गांवों तक लाइट पहुंचा दी, जबकि हमारे पास वहां से लोग ये कहते हैं कि सर हमने देखा ही नहीं कि बल्ब जलता कैसे है। बहुत सारे गांव हैं ऐसे करौली डांग में। तो इसके लिए तो सब जिम्मेदार हैं। 74 साल से सारी सरकारें आई हैं भाई, सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। इन लोगों को अंधेरे में रखने में सब जिम्मेदार हैं। बहुत आसान है ये कहना कि नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है लठ लेकर के पीछे पड़ना कि हमें तो करके दिखाना है। और अब जब से ये दो सेटअप बन गए हैं और सोलर से पानी आ रहा है, तो मेरे पास आप मानिए दिन में कम से कम 7 या 8 फोन आते हैं कि साहब हमारे भी कराओ। मैं तो सीधा कहता हूँ देखो हमने आपको बता दिया कि हो सकता है। अब अगला बंदा जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कलेक्टर हो, अगर ये कहता है कि नहीं हो सकता, तो वहीं बिठा करके पूछना तो होता कौन है मना करने वाला। अच्छा, आपने इसके लिए पहल की क्या थी विजय सर? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आज इसका इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया? क्योंकि मेरे पास वीडियो आए कि अब उन लोगों को कम से कम पानी मिल रहा है पीने के लिए।
पानी मिल रहा है पीने के लिए, लेकिन पानी पूरा नहीं है, उसमें भी बहुत काम है। मैंने आज ही कलेक्टर साहब से बात करी, उन्होंने बोला जो छोटी सी कमी बच गई है हम वो भी पूरी कर देंगे। बात ये आती है कि पहली बार तो आप लोगों ने मना क्यों किया, दूसरी बात ये है कि ये भी तो सिटीजन हैं। मैंने तो ये कह दिया था, देखो मैंने तो सब प्रशासन को सीधा कह दिया था कि अगर आप इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते इन लोगों को, तो हम लोग अपना वोटिंग कार्ड ले आते हैं और जला देते हैं। हाँ, फिर उसका सेंस ही क्या निकला। बिल्कुल भाई, हम सिटीजन हैं या नहीं है? हमको आपने अंधेरे में रखा हुआ, बगल से किलोमीटर दूर से इलेक्ट्रिफाइड लाइन चलती है, मतलब मजाक हो रही है। जहाँ से आप कट लेते हो वहां पर तो इलेक्ट्रिक गैंगस्टॉ लगी हुई है भाई, पत्थर काटने की। ठीक है, चौबे की गांव वाले ने लठ लेकर के कंधे पे अपने वो पूरे के पूरे खंबे लेकर के अपने घर में जबरदस्ती लाइट ले आए। अब उनको कोई नहीं हटा रहा। मैं तो इतना कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसा दिन आने वाला है कि ये सब के सब अपनी पचफेरा लेके खड़े हो जाएंगे, और फिर मत कहना कि भाई यहाँ पे नक्सलाइट बन गए, क्योंकि नक्सलाइट तो सरकारें बना रही हैं। बिल्कुल सर, क्या करेंगे वो लोग जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो? स्कूल नहीं है, स्कूल के टीचर वहां पर आपके जो अवैध जो माइंस चल रही हैं उनके अंदर ट्रकें चलाते हैं। अच्छा, वो टीचरों की ट्रक? हाँ, मैंने तो कह दिया है कि मैं तो सारी अवैध माइने बंद कराऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अब मेरे जाने की वजह से अब बेनिफिट ये हो गया है भाई साहब कि कम से कम वो टीचर अब वहां रहने लगे हैं, एएनएम जाने लगी है। एक व्यक्ति अमरीकी का बेचारा 2 साल से बेड रिडन था, उठ नहीं सकता था, भंवर जी नाम है उनके। एएनएम को मैंने फोन किया, आप जाकर के पता करिए क्या हुआ। तो एएनएम पहुंची, वहां से उसको रेफर किया करौली से रेफर किया उसको जयपुर। कम से कम 2.5 लीटर लिक्विड निकला उसकी लंग से, और आज वो आप चल करके अपने बच्चों के साथ खेल सकता है। आप देखिए दुआएं कितनी मिलती है भाई साहब। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये नेतागण कर क्या रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर के इसी कमरों में वोट नहीं आते, वोट तो यहाँ से आते हैं। अगर ये सनक गए तो किसी को नहीं मिलने वाला। नहीं, बिल्कुल ही, और ये कड़ा सच है, और ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी आपको बता दूं, मुझे ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ में इलेक्शन नहीं लड़ रहा। हाँ बिल्कुल, वो गलतफहमी भी हट जानी चाहिए लोगों की। वो हट जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही काम हमने वहाँ पे हिंडौन सिटी में भी किया अभी 1 महीने पहले। वो जाटा कॉलोनी में पानी नहीं, सीवेज बना हुआ है, गटर टॉयलेट सीट को गटर के साथ जोड़ने वाला पाइप ही नहीं लगा है 2.5 साल से। आप बोलते हैं कि हमने सीवेज बना दिया, टॉयलेट इस्तेमाल करो। औरतों ने कह दिया, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, अपन लाइव है। मैं गया उनके पास, 19 तारीख की बात है, पिछले महीने की। उन्होंने कहा हमारे पास हम शौच करने कहाँ जाएं, जहाँ हम बाहर जाते थे वहां तो प्लॉट कट गए, अब तो हमें 1.5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैडम ऐसा है दीदी, सुन लो मेरी बात, या तो सरकार इसको ठीक कर दे, ये निगम इसको ठीक कर दे, नहीं तो लोटा लेकर के निगम के ऑफिस में कराएंगे शौच 3:30 बजे सुबह 1200 औरतें, फिर सफाई करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और आप देखिए आज की तारीख में सीवेज लग रही है, पाइप लग रहे हैं सारे। मेरे हिसाब से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है 10 दिन में सीवेज चालू हो जाएगा। काम तो करने से होते हैं, घर बैठ कर करने से थोड़ी होते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एससी विधानसभा, एससी एमएलए, एससी नगर निगम के हेड चेयरमैन, मतलब सारा, और मोहल्ला भी एससी। अरे एससी वालों, एससी का ध्यान नहीं, एससी वालों महिलाओं का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या कहना गाओगे भैया, दूसरे तो बाद में आते हैं। अच्छा, एक बात है विजय सर कि प्रॉब्लम अब आपको क्या लगती है इशू, कि वाकई में राजनीति एक गंदा खेल हो गई, या इन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की, या सिर्फ लोगों आम जन को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है? इनको एक्सपोजर ही नहीं है भाई साहब, काम करना आता ही नहीं। स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको जी। इनको केवल मना करना आता है। भाई मना करना सबसे आसान है, नहीं हो सकता। हाँ, ये सबसे आसान है। मैं तो ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताओ, और कैसे हो सकता है ये बताओ। डोंट कम टू मी विद द सॉल्यूशन विद द प्रॉब्लम। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के पहले हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ये तो प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये तो ऐसे ही रहेगा साहब। अरे भाई तुम होते कौन हो बोलने वाले? भाई जो इंसान वहां रह रहा है उसकी पीड़ा सॉल्व करना आपका काम है। ये काम थोड़ी है कि नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकती। तो किसी ने कहा था 5% नहीं मिल सकता, मिल गया ना। आरक्षण मिल गया ना। अच्छा, किसी ने कहा था कि पानी नहीं लग सकता, आ गया ना। अच्छा, अब आप ये देखिए
हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं उसी मुद्दे पर आने वाला था सर कि आपने संघर्ष किया और आपके समाज की अब पोजीशन देखी जाए तो क्या है, कितनी चीज़ों में आपको मिल रहा है वो चीज़ें, और क्या आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, हर एक नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, जितनी भी नई निकल रही है, जिस दिन से गजट हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरक्षण मिल रहा है। रही बात बैकलॉग सरकार को देना है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में उनको रिजर्वेशन देना है, उस पर काम चालू है, हम धैर्य के साथ देख रहे हैं। लट तो कभी भी उठा सकते हो, लेकिन हमको समय देना चाहिए, हम दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक मुद्दा और है विजय सर, जो काफ़ी लंबे टाइम से उठता आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके समाज पर भी उसको लेकर के उंगलियां उठती हैं कि साहब ये जो पाचना का पेच है, ये अगर चाहे तो गुर्जर समाज सुलझा सकता है, चाहे तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सुलझा सकते हैं। अब ये क्या पेच है और इसमें विरोधाभास वाली स्थिति है क्यों? पांचना का जो पेच है ना, कोई पेच वेच नहीं है जी, ये मानसिक विचारधारा का पेच है जी। लोगों को केवल अपने घर की खेत में पानी चाहिए, कमांड एरिया में, ठीक है। पहली बात तो जिसका पानी रूल ऑफ वाटर जो चलता है, बोलता जिसका पानी आपने रोका पहले उसको दिया जाए, ठीक बात है। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके लिए नहरें बना देंगे, तो दो नहरें बनी है, वो भी नालियों जैसी। मैं 2-4 दिन बाद पहुंच रहा हूँ, मैं वीडियो वहां से लाइव कर दूंगा, सब देख लेना। बिल्कुल। जो कहना गा रहे हैं कि सब कुछ हो गया है, बिल्कुल। और बाकी गाँव है उनका क्या होगा। लेकिन बात तो ये तो बहुत छोटी बात है। ये तो उस दिन मैं लाखन जी के साथ उसमें था एक डिबेट में, तो वो कह रहे थे कि कमांड खोलो। अरे भैया, कमांड में घुसे रहोगे जिंदगी भर। आपको मैं बताऊं, प्रॉब्लम कमांड की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है कि आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। जी सर। 25 साल से पांचना का बांध बना हुआ है जी, मतलब 25 साल से गंभीर नदी में वाटर रिचार्ज, पानी अंदर सिलने का काम बंद है। जो भी नेता आता है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी भी पार्टी का, वो छाती ठोक करके कहता है कि मैंने 250 हैंडपंप दे दिए, मैंने 50 सबमर्सिबल दे दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। हमने केवल पानी निकालने का सतूना बनाया, पानी वापस डालने का सतूना कब बनाया? मुझे महानुभवों बताओ तो सही। वाटर रिसोर्सेज वाला भाई, इन सबके पास बड़े बड़े बैंक अकाउंट तो होंगे नेताओं के पास। बिल्कुल। इनको बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना तो आता ही होगा ना, कि जब तक बैंक में से तभी निकालोगे महाराज जब डालोगे। जब आप अपने सेविंग्स में से खाओगे तो एक दिन जीरो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आपको डेबिट भी लगेगा, तो अब डेबिट लगने लग गया है। अब ये हालत हो गई है कि जितनी भी अच्छा, पहले तो एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको। जी सर। कि केवल एक नदी जो गंभीर नदी है, हाँ, वो 4 लोकसभा, 12 विधानसभा, करीब 2500 गांव और 50 लाख लोगों को इम्पैक्ट करती है। तो नेतागणों समझ लो कि 12 विधानसभाएं तो लट लेके खड़ी है तुम्हारे सामने। ठीक है, ठीक है। और मेरी भविष्यवाणी ये रही है, और जो अभी सार्थक होती आ रही है, कि 2023 के जो चुनाव होंगे वो पानी के मुद्दे पे होंगे। और इसी तर्ज के ऊपर जब दिसंबर 3 तारीख को पिछले साल मेरे पास हर समाज के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब इसका आप नेतृत्व करो। और क्योंकि हमने सब जाके कोशिश कर ली, आप सच्चे व्यक्ति हो, सच्चे मन से काम करते हो, तो मैंने बोला हाँ मैं करूंगा। और उसी दिन मैंने कलेक्टर को चिट्ठी दे दी जी, सबके साथ ले जा करके। काम तो इमीडिएट होना चाहिए, कल 4 दिन क्या रोकना उसमें, जो कल करना है आज करो, खत्म करो। तो वो जो कार्य हो गया, उसके बाद जब से मैंने, और हमने उसके बाद में एक सिद्ध बाबा के मंदिर पे एक मीटिंग करी, करीब 1500-2000 लोग ठंड के दिनों में है, पहली मीटिंग थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मीटिंग है जी सर। और तब से अगर आप देखिए हुआ क्या क्या है। मनोज राजौरिया साहब जो हमारे एमपी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास ज्ञापन लेकर के चले गए कि हमारी ईस्टर्न कैनाल रिवर प्रोजेक्ट को आप करिए। ठीक है। इंटरेस्टिंगली ईस्टर्न कैनाल रिवर प्रोजेक्ट 2017 में चालू होना था, बिल्कुल, और अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, 2017 में चालू होकर के 2025 में खत्म हो जाता तो हमको पानी मिल जाता। अब अगर 2021 में चालू होता है, अगर फाइनेंशियल आउटले आ जाता है, तो 2030 से पहले तो पानी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, इतना टाइम लगेगा। जब पानी पीने का नहीं है दुनिया में, हमारे इलाके में, तो 2020 को 30 कौन देखेगा भाई? अब इससे हो क्या रहा है आप देखिए। प्रॉब्लम मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। बिल्कुल सर। सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि पीने का पानी जो है वो 300 से 600 TDS का होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। गांव में, हिंडौन में 3000 से 5000 TDS का पानी है, जो कि फैक्ट्री में इस्तेमाल करने लायक पानी नहीं है, उसको हम लोग पी रहे हैं।
ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जैसे पानी पत्थरों तक पहुंच गया नीचे और लेवल चला गया 300, 400, 700, तो फ्लोराइड बढ़ गया। जैसे फ्लोराइड बढ़ता है हम तो खत्म हो जाते हैं उससे। क्या होता है फ्लोराइड से? आज की डेट में अगर आप जाके पूछो तो किसी से पूछो कि किसी भी महिला से पूछो कि आटा गूंथते हुए हाथ में दर्द होता है, तो बोलेगी हाँ दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके जॉइंट दर्द करते हैं, जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया। ठीक है। जो बुजुर्गों को हड्डियों में प्रॉब्लम होती थी, घुटनों में, 60-70 साल की उम्र में, आज 45 साल की उम्र में दिक्कत आ गई। ठीक है, ये इफेक्ट है। औरतें बांझ होना शुरू हो गई हैं, हो चुकी हैं। बिल्कुल। जो मर्द हैं, और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट थोड़ी सी सटीक बात करूंगा कि जो मर्द हैं वो नपुंसक हो रहे हैं, उनकी नसें कमजोर हो गई हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, और ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ डॉक्टर सुनीता चौधरी ने भी मीडिया में कही है, गलत बात नहीं कर रहा मैं। तीसरी चीज, जब कोई औरत पेट से होती है और ये पानी पी रही होती है 9 महीने, इस TDS का, फ्लोराइड का पानी, तो फ्लोराइड माता के गर्भाशय से सीधा बच्चे के दिमाग में जाके सेटल हो जाता है और वो बच्चा 20% चांस है कि मंदबुद्धि पैदा होता है। मैं 2 बच्चों से मिलके आ चुका हूँ जो मंदबुद्धि पैदा है, एक 3 साल का, एक 5 साल का। भाई साहब, अपनी तो नस्लें खत्म हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है सर, समझो आप बात को। और जब नस्लें खत्म हो जाएंगी तो क्या करोगे? मंदबुद्धि बच्चे को माँ तो मरने नहीं देगी और बाप पालेगा कैसे? भविष्य देखो। ठीक है। और तीसरी बात, 1 से 10 साल के बच्चे को ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गई, जो कि 45 साल के ऊपर से ऊपर शुरू होती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी के अंदर छोटे 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 छेद, दाने हो जाते हैं, तो हड्डी बिल्कुल लकड़ी के टुकड़े की तरह चटक जाती है। अब अगर इसका इलाज है तो इसके अंदर में स्टील की प्लेट डलती है एक। स्टील की प्लेट 1.5 लाख रुपए की आती है भाई साहब। जो आदमी पूरे साल में खेती करने के बाद 10,000 रुपए कमाता है 1.5-2 बीघे में से, वो कहाँ से 1.5 लाख रुपए की प्लेट लाएगा? और बदन में 206 हड्डी होती है, कितनी जुड़वाएगा? आप ये समझिए प्रॉब्लम को। अच्छा, एक बात है, बात सुनिए, खत्म नहीं हुई मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब जब बंदे के पास खेत में पानी है नहीं, तो वो दूसरे काम करता है। हाँ बिल्कुल, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो जो अब ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, मुझे कह रहे थे विजय बंसल आप किसान आंदोलन में कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा पहले तो मैं अपने किसान को वापस ले आऊं मेरे भाई, फिर मैं किसान आंदोलन की बात करूंगा। बिल्कुल। तुम MSP की बात करते, MSP तो वो चीज मांगेगा ना जिसके खेत में कुछ हो रहा हो, जिसका खेत बंजर पड़ा है, वो कौन सी MSP की बात करेगा? उस किसान की तगारी में जिसमें यूरिया होना चाहिए, आज उसकी तगारी में ईंट पत्थर है और वो जयपुर में या भरतपुर में बेलदारी का काम कर रहा है मेरा किसान। मेरे को तो पहले उसको लेके आना है ना। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और दूसरी बात, बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको और आपके माध्यम से जी, ये मैं कलेक्टर साहब को भी बता चुका हूँ, SP साहब को भी बता चुका हूँ कि जब बंदे के पास अर्निंग का स्रोत नहीं होता तो वो इजी सोर्स देखता है। इसीलिए आपका आज की डेट में इतना स्मैक बिक रहा है पूरे करौली, भरतपुर, हिंडौन में। डेफिनेटली सर, कारण है। ठीक है, तो नेताओं, ये स्मैक तुम्हारी वजह से बिक रहा है। तुम अंधे हो गए हो 25 साल से, सारे के सारे प्लानिंग ही तुम्हारी बिल्कुल खड्डे में है। तीसरी चीज और बहुत, चौथी चीज और बहुत सेंसिटिव चीज ये है कि जिसके घर के परिवार में बेलदारी करने के लिए आदमी नहीं है या बीमार है, उनकी औरतें करौली, हिंडौन में वैश्यावृत्ति में चली गई है 350 रुपए में। इससे ज्यादा दर्दनाक बात किसी समाज के लिए क्या हो सकती है? बहुत शर्मिंदगी वाली बात है सर, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। शर्म आनी चाहिए सारे नेताओं को। बिल्कुल सही बात है। शर्म आनी चाहिए सारे समाज के ठेकेदारों को कि मुंह ऊपर करके साफा पहन के घूमते हैं। आज किसी और के घर में हो रही है, कल तुम्हारे घर में होगी तो कहाँ जाओगे बताओ? भाई कौन अछूता है इससे? बिल्कुल सही बात है। और ये जो कड़वा सच है ना सर, कहीं ना कहीं हम इससे मुंह फेर रहे हैं। मुंह फेर लो, जितना फेरना फेर लो। तुम्हारे फेरने से सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। आंख बंद करने से बिल्लियां दूध पीना बंद थोड़ी करती है महाराज। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो सिचुएशन ये है खड़ी। अब इसका जब से मैंने लट लिया हुआ है और कहा हुआ है दिसंबर के महीने से, तब से आप देखिए मनोज राजौरिया जी ने शेखावत जी को चिट्ठी लिखी, निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट दिया तो इमीडिएटली गहलोत जी ने ट्वीट कर दी और सचिन ने ट्वीट कर दी
कि भाई आपने ईआरसीपी के ऊपर बजट में कुछ नहीं बोला। नीति आयोग की मीटिंग में गहलोत जी ने 10 मिनट लगाए पानी के बारे में बोलने के लिए, ठीक है, और बजट में भी 1/4 बजट पानी पे है। उसमें भी बोला कि हम सब मिलकर के ईआरसीपी पे लेके आते हैं। लेकिन मेरी गहलोत जी से और पूरे राजस्थान सरकार से कहना यह है कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 साल का। आपके पास 2 साल की कार्यकाल है, आपको तो 7400 करोड़ तो देने हैं, दे दो। उसके बाद जो सरकार आएगी वो देखेगी, काम तो शुरू कराओ यार। बिल्कुल बिल्कुल। किसको उल्लू बना रहे हो? हम तुमको 3700 करोड़ देने की 37,000 करोड़ देने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो 7400 करोड़ देने। अगर तुम 7400 करोड़ आप लोग सबके सब पूर्वी राजस्थान की 50 लाख जिंदगियां बचाने के लिए खर्च नहीं कर सकते, तो हम कौन सी सरकारों की बात कर रहे हैं? ये तो चूसने वाली सरकारें हैं, देने वाली तो है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विजन ही नहीं है आपके पास में, वो सोच ही नहीं है। आप कौन सी खेड़ा कर रहे हो? और लाखन की एक नदी को साफ कराने में लगे। अरे भैया पानी आ जाएगा तो नदी अपने आप ही साफ हो जाएगी। पानी तो आए। हम तो कह रहे चंबल का पानी ले आओ इसमें। हमको ईआरसीपी नहीं चाहिए, 10 साल का प्लान नहीं चाहिए, हम तो मर रहे हैं आज। आप चंबल का पानी लाके दीजिए। वो पीआर मीना जी सूखी नदी में एनीकट बना रहे हैं। मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हो भैया? हमको पानी चाहिए, एनीकट थोड़ी चाहिए। पानी नहीं होगा तो एनीकट होगा, क्या करोगे? 7 करोड़ का मतलब सारी दुनिया में तमगे लिए घूम रहे। 7 करोड़ का एनीकट बना। अरे भाई साहब, एनीकट नहीं चाहिए, पानी चाहिए। एनीकट से आप अपने घर की चिनाई करा लो। हमको बना कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूँ भाई। नहीं बिल्कुल, और बहुत बेबाक तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं सर, और लोगों को ये बातें समझ में भी आ रही हैं कि वाकई में हमें है ना धरातल पे जाना पड़ेगा। ये नेतागण, इनको विजन ही नहीं है भाई साहब। आई एम सॉरी टू से दिस। ग्राउंड में इनकी जड़ें नहीं है, पता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये कह देना चाहिए, भैया नेता मेरे घर में मत आ, मेरे गांव में मत आ। जब तक तू पानी लाके नहीं देता तब तक तेरी जरूरत नहीं है। हमें पानी चाहिए, तेरी शक्ल थोड़ी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तुम पानी नहीं लाओ। तुम पहले सर्दियों में 450 रुपए का टैंकर आता था, अब 1200 रुपए का टैंकर आ रहा है। इतना पैसा लाओगे कहाँ से? और टैंकर भी तो बहुत महंगा चला जाएगा, क्योंकि मंडरायल से आएगा पानी। अब जमीन में तो पानी बचा ही नहीं। आपको पता है हिंडौन में आधे शहर में पानी नहीं है, क्योंकि मऊ वालों ने कहते हम पानी तुम्हें क्यों दे, पहले हमें दे दो। बिल्कुल सही बात है। Fact of the matter, see, they are not sensitive. The problem is, इनको पता नहीं है काम कैसे करा जाता है, या इनकी इच्छा शक्ति नहीं। दोनों चक्करों में आम आदमी मर रहा है, और ये सच है। अच्छा, अब एक बात, कुछ भी आप इधर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि एक युवा होने के नाते या बहुत सारे विजन रखने के नाते विजय वैंसला के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है अब आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए, ताकि ये पांचना वाला है, गंभीर नदी वाला भी एक मुद्दा है, इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ताकि आम आदमी तक एक राहत मिले सर, और ये गंदी राजनीति में ना फंसे? मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा आप मेरा बैकग्राउंड समझिएगा। बिल्कुल। मैं कोई नेतागण आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूँ। मैंने भारत और भारत से बाहर बहुत सारी कंपनियां चलाई हैं, इतने करोड़ों की कंपनियां चलाई हैं सीईओ बन करके कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सर। ठीक है, तो हम तो जो भी काम करते हैं, जो डूएबल काम होता है वो करते हैं। हम गलत बात कभी नहीं कहते, जो कर सकते हैं वही कहेंगे। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम झूठ क्यों बोले यार? कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है मेरे को किसी वहां पे आपके डांग क्षेत्र में जाकर के, झूठ क्यों बोले? ठीक है, और क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि 25 साल से तो कहते हैं कि इस बार वोट दे दो, अगली बार में पानी ले आऊंगा। इस बार प्रॉब्लम ये होगी, लोग खड़े हुए पानी ला के फिर वोट देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये हो गई है। बिल्कुल दिक्कत ये हो गई है। तो मेरा तो छोटा सा विजन इसमें है कि सरकार और आप प्रशासन, क्योंकि देखिए नेता तो आते हैं हर 5 साल में चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आए और गए, आए राम गए राम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका ब्यूरोक्रेसी आपके साथ रहती है, और ब्यूरोक्रेसी में बहुत समझदार लोग हैं। बिल्कुल सर, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और अपनी अपनी फंक्शन में एक्सपर्ट्स हैं। आपको उस एक्सपर्टीज को सपोर्ट करके आप काम करें, काम हो जाएगा। आप मना करने वाली मोमबत्ती ना लें, आप हाँ करने वाला चिराग लें, आपके सारे काम हो जाएंगे। कोई हाँ तो करे। पहली बात तो लोग ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर उसने कमिट कर दिया तो उसको करना पड़ेगा। अरे भैया जीते किस लिए हो? किस लिए जीते हो भाई? अच्छा, काम करने के लिए जीते हो ना। अच्छा विजय सर, नहीं कर सकते तो
बिल्कुल विजय सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करना चाहता है, पर एक गंदी राजनीति उस पर हावी बहुत हो गई, काम करने ही नहीं देना चाह रही है उनको, ब्यूरोक्रेट्स को। एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक अ क्विक बक। हिंडौन में जो निगम में काम हुआ है, ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है। 117 करोड़ के पाइप नहीं लगाए भाई साहब, और आराम से छाती तान के बैठे हुए हैं। रोडें टूटी पड़ी हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है। और ये लगभग सब जगह चल रहा है जहाँ भी सीवरेज और अमृत योजना का काम चल रहा है। आपके माध्यम से मैं ये बता देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, चाहे इसको मीडिया के थ्रू आप चाहे गहलोत जी इसको सुन रहे हो, चाहे आईबी वाले सुन रहे हो, चाहे सीआईडी वाले सुन रहे हो, मैं आपके माध्यम से सबको चेता देता हूं कि अगर भाई साहब आप चंबल का पानी पांचना में नहीं लेकर आए तो लोगों की प्यास पांचना को फोड़ डालेगी, फिर मत कहना बताया नहीं। और शायद इसी कड़वे सच को स्वीकार करने से डर रहे हैं लोग। हाँ, इसी कड़वे सच को स्वीकार करने से डर रहे हैं ये प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि। वो फालतू में कमांड एरिया में फंसा रहे। अरे कमांड एरिया 2 गांव का मामला, 2500 गांव के लोग को मार दें क्या? मतलब सीधे आपको पता नहीं उल्टा आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, अब लाखन जी को केवल चिंता है अपने करौली की, है ना, और बाकी पीआर जी को अपने इलाके की चिंता है। अरे सब लोग मिल करके एक मिल करके चिंता क्यों नहीं कर लेते? चिंतन कर लो यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग चिंतन करो ना, लोगों की जिंदगियों का सवाल है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर एक भी बच्चा मरा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रखा है इस चीज को लेकर के। बच्चे बिलबिला रहे हैं बीमारियों से, और आप बिस्लेरी के बोतल की पानी पी करके जा रहे हो मीटिंग में। मतलब जिस दिन एमएलए एमपी और नेतागण अपनी गाड़ी से बिस्लेरी का पानी निकालना बंद करेंगे ना, कुएं का पानी पिएंगे ना भाई साहब, उस दिन से इनकी इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी और हमारे सब प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे, और सच्चाई से रूबरू भी हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैं आपको ये और बता दूं कि इस बार मैंने मार्च तक का टाइम दिया था। अप्रैल के महीने से मैं ये 5000 TDS का पानी लेके जाऊंगा सेक्रेटरीट में जी, और हर एक बंदे को पानी पिलाऊंगा, और मना करके देखे वो बंदा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। मना तो करे एक बार। नहीं बिल्कुल, तुम्हारा जहर नहीं पिएंगे। नहीं, और विजय जी से है ना बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, क्योंकि आरक्षण के दौरान भी मैंने आपसे बात की थी सर, और मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत ही इम्प्रेसिव और इम्पैक्टिव व्यक्ति हैं, और जिनका अपना एक ऑरा है, और जिनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी सोच बहुत अच्छी है ग्राउंड टू लेवल और ग्रास रूट लेवल की। तो वो एक अच्छी बात है सर, और ये होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ आप भाई साहब जी, अगर आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो तो आपसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? मतलब आप ये बताओ कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा हो और आप चुपचाप उसको देख रहे हो तो आप भी तो उस मर्डर में शामिल ही हो ना। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है। करेक्ट। नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो मेकिंग अ स्टेटमेंट। कुछ नहीं कहना भी बहुत कुछ कहना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो लोग चुप बैठे ना इसमें, आपको लोग देख रहे हैं भाई साहब, एक एक को चुन चुन के ठोकेंगे, देखना। और ठोकने का मतलब ये है कि वोट में ठोकेंगे बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बेवा से पूछना जिसके बच्चे की हड्डी टूट रही हो और पति मर चुका हो, उसकी जब हाय लगती है ना तो खुद के बच्चे भी नहीं बचते। मैं बहुत बहुत दिल की बात कह रहा हूँ, गहराइयों की बात कह रहा हूँ, लेकिन जिसको इस बात का दर्द है, जिसने ये देखा है ना, वो समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल सर। अच्छा विजय सर, एक चीज़ और अब निकल करके सामने आई, अभी एक नया मामला और आया, ये बाजीवली जी का और आरक्षण मुद्दा वाला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन पहले विधानसभा में कहा था, तो भैया अच्छी बात है, आप लीजिए। हम तो चाहते हैं कि आपको भी आरक्षण मिले, लेकिन आप अपना अलग से ले लीजिएगा। हमारे 5% में दखलंदाजी हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। नहीं, वो तो MBC भी कह रहे हैं कि साहब EWS से दे दो या कहीं से भी दे दो। वो कुछ भी कह लें, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। आज से 1.5 साल पहले भी गहलोत जी ने सर्वे करवाए थे, और सर्वे गहलोत जी की स्टेटमेंट ऐसी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि मिरासी समाज और मेयो समाज को भी खूब आरक्षण मिले। आप 10% नहीं, आप हमारी तरफ से 20% लो। आपको जो मदद चाहिए हम तुमको टेक्निकल हेल्प दे देंगे। हम तो एक्सपर्ट है इस मामले में। लेकिन हम अपने 5% से छेड़छाड़ नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि बाजीवली जी ने कहा और पूरा समाज खड़ा हो गया
लेकिन ये हमारे विधायक जो सरकार में है, इनके मुंह में दही क्यों जम रहा है भाई? ये क्यों नहीं बोलते? इलेक्शन लड़ने इसलिए भाई साहब अगली बार जीतोगे नहीं, मुझसे लिख के ले लो आप। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर आप समाज के साथ नहीं खड़े हो ना, तो आप अपने आईटी सेल के बदौलत इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर आप समाज के लिए बात बोलोगे नहीं तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। समाज आपको अच्छे से तरीके से जवाब देगा, ये मुझसे आप लिख के ले लो। मैं देखता आ रहा हूँ 2019 से जब भी समाज की बात आती है तो ये नेता चुप रहते हैं। 2020 में मैंने देखा ये नेता चुप रहते हैं, जब मेरासी समाज की बात आई तब चुप रहे, अब वाजिब अली ने बोला अब चुप रहे। आप सब नेताओं को मेरी चेतावनी है, राजस्थान का युवा चुप नहीं है, वो एक एक को देख लेगा और एक एक को जवाब देगा। आप कितने ही अपने आईटी सेल लगाओ लोगों के पीछे, कितने ही गुरके लगाओ लोगों के पीछे, भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब 73 लोग अपनी कुर्बानी दे चुके हैं किसी चीज के लिए, और आप बैठ करके उसके ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हो। हर एक स्टेट, हर भाषण में जाकर ये कहते हैं ये नेतागण कि हमारे 73 शहीद, हम उनका ये इस्तकबाल करते हैं, और जब उनकी शहादत के द्वारा जो मिली हुई चीज है उसके ऊपर जब लोग जिद की आंखें लगाए बैठे होते तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये कैसे नेता हैं? हमने किनको जिता दिया भाई? पाप हो गया क्या हमसे? और मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कह रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के युवाओं का भविष्य है भैया। भविष्य, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि किसी भी बच्चे की जब जान जाती है तो वो तो मुझसे देखा नहीं जाता, और किसी युवा का भविष्य अगर अंधकार में हो रहा है नेताओं के ओझलेपन से, तो भाई वो भी हमसे नहीं देखा जाएगा। हम तो एक एक गिन गिन के बदला लेंगे। अच्छा विजय सर, एक बात मुझे बताइए, डेमोक्रेसी में और भारत के संविधान में आप बिलीव करते हैं, आपको नहीं लगता कि क्षेत्रवाद, जातिवाद या समाजवाद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको खोखला कर रहा है? इस तरह तो लगातार ये मांगे उठती जाएंगी। आपका डेमोक्रेटिक सेटअप इसी चीज से बना हुआ है, नहीं तो आरक्षण की जरूरत क्या थी? हाँ बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरी तरफ से ये पूछो कि अगर डे 1 पे कोई आरक्षण नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, सब बराबर होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन आप नहीं हो, आज आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, SC ST का रिजर्वेशन है, आप यहाँ पर रिजर्वेशन है, वहां नहीं है, तो भाई आपने इनइक्वालिटी तो खुद खड़ी करी है। बिल्कुल, और शुरू में ही बिल्कुल शुरू में ही कि धर्म के आधार पर आपने दो देशों का विभाजन कर दिया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। आप हर 10 साल में उसको एक्सटेंड कर देते हो। ये क्या मजाक है? आप कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन रहा है बाकी समाजों में, वो क्यों नहीं बंद हो रहा? क्या आप जो क्रीमी लेयर लगाते हो, क्या ओबीसी में क्यों लगता है? ये SC ST में क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल भाई पूछिए ना सवाल, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर कैसे बन रहा है? भाई ये तो अपलिफ्टमेंट के लिए बात थी ना। बिल्कुल अपलिफ्टमेंट तो हो नहीं रही है, ये तो वंशवाद चल रहा है। बिल्कुल, और ठीक है, अब मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। बिल्कुल सर, और बहुत पॉइंट इज, बिल्कुल सर, या तो आप सब कुछ बराबर करिए या फिर सब कुछ हटा दीजिए, सब बराबर कर दीजिएगा। जीरो स्लेट इज जस्ट एज इक्वल एज अ स्लेट व्हिच इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। डेफिनेटली। अच्छा एक बात अब आपसे मैं और जानना चाहूँगा कि अब मौजूदा सरकार में, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, ऑल इज वेल है, लगता है आपको? वो मुझे क्या पता, मैं तो बाहर से देख रहा हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर क्या नजर आता है आपको? क्या लगता है? मैं ना कहीं हूँ। नहीं, एक युवा विजय वैंसला क्या सोचता है केंद्र सरकार के बारे में और राज्य सरकार के बारे में? मेरा तो सीधा सीधा ये है भाई साहब, सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, दिन में 3 बार रोटी मिल जानी चाहिए और हमें खून के आंसू नहीं रोने चाहिए। देखो मैं अफगानिस्तान रहा हूँ, मैं 3 साल अफगानिस्तान रहा हूँ, जहाँ पे तालिबान बहुत एक्टिव था, मेरे साथ सब कांड हो चुके हैं, किडनैपिंग, शूटिंग, ये वो सब हो चुका है। ठीक है, मैं पूरे साल के इतने जिंदगी के एक्सपीरियंस के बाद मेरा सीधा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपके पास टेबल पे 3 टाइम की रोटी हो आपके परिवार के साथ खाने के लिए, और आप अपने परिवार के साथ सो सको और सुबह उठ करके जग करके उनसे बात कर सको जिंदा होकर के,
आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है बाकी सर। कुछ नहीं है। आप, मेरे पास एक टूटी फूटी स्कॉर्पियो है भाई साहब, उसमें मैं ट्रैवल करता हूँ, और टूटी फूटी स्कॉर्पियो में ट्रैवल करके मैंने डांग में पानी ला दिया। जो लोग बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं वो पानी नहीं ला पाए। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है आपको? बिल्कुल सही बात है मन सर। साफ होना चाहिए, साफ मन से सारे काम होते हैं। और आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बस कुछ करने का मादा होना चाहिए आपके अंदर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपको ट्रांसपेरेंट सच बोलना चाहिए भाई साहब। जो बंदा सच नहीं बोलता उससे बड़ा दोगला आदमी कौन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको जितनी भी बात अभी तक आधे घंटे में आपसे करी है, मैंने तो अपने मन की सच्चाई कह दी। आज भी यही कहूंगा, मन से भी यही कहता हूँ। बिल्कुल। और यकीन मानिए विजय सर, पहले भी और आज भी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों की जो तादाद है ना, उनके फीडबैक जो आ रहे हैं वो बहुत शानदार आ रहे हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि इस देश की फ़िज़ा बदले, और जो देखा था ना सही सपना कि मेरा भारत एक वाकई में 21वीं सदी में जा रहा है और सबको सारे अधिकार मिलें, इससे बेहतर कल्पना हो नहीं सकती अगर सब में मादा हो करने के लिए तो। बिल्कुल। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, अगर लाइव में आपके साथ युवा लगे हुए हैं तो मेरा एक मैसेज है सबके। जी सर बिल्कुल। मेहनत करो, सच बोलो, सच के साथ खड़े हो, गायब जब तुम्हारी जरूरत पड़े तो गायब मत होना, साथ खड़े रहना। मौका परस्त आदमी के साथ मौका परस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कर्मा जो है, कर्म जो है, वो पलट के इसी जन्म में देखे जाएंगे। जो लोग पैसे खाते हैं उनके बेटे उड़ा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। बिल्कुल। आप और जिन नेताओं ने नेतागिरी बड़ी घनी करी है, उनके बच्चों को देख लो कितनी बड़ी नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको जी। चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लो आप। बिल्कुल सही बात है सर, और वो दिख रहा है। हाँ, जिन लोगों ने कच्ची नौकरियां करी हैं, घूस खाए हैं, वो आप देख लो। दौसा यहाँ पे जो केस हुए हैं अभी, वो देख लो आप। कब तक छुपेगी? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना? तो वही बात है कि नहीं कितने बार के जजमान अभी सामने आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आज जरूर जाएंगे। तो युवाओं को मेरा कहना है, बहुत स्ट्रेट कहना है एक बात, किसी की बातों में मत आना। ये नेता तुम्हें बरगलाते रहेंगे, जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहेंगे, उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, हाँ, उनको तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं हम। इस्तेमाल मत हो। और ये जो पागलों की तरह लोग बाग जो सोशल मीडिया में नेता जय जय वो कर रहे हैं ना, फालतू में लड़ाइयां मत करो। डिजिटल मीडियम पे, और मैं तो आईटी का बंदा हूँ, मेरा एक सजेशन है सब लोगों को कि डिजिटल मीडियम पे जो भी आप लिखते हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, वो कभी खत्म नहीं होता, वो एविडेंस बनता है। और आज की लिखी हुई चीज 4 साल बाद तुम्हें कैसे कहीं काट डाले तुम्हें नहीं पता। नहीं बिल्कुल, बहुत अगर आप सही बात कही है सर आपने। आज आप भारत सपोजिटली जोश में आकर के भारत के बारे में किसी ने कुछ कह दिया अनर्गनल सोशल मीडिया पे, और 4 साल बाद आप सरकारी नौकरी के लिए जाओगे तो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल निकाल करके छान लिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप तो भारत के अगेंस्ट खड़े होते, भाई साहब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने लोग रिजेक्ट करे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सीईओ था तो मैंने करा है उसकी मैं सीख दे सकता हूँ लोगों को। नहीं बिल्कुल। और विजय सर है ना, कई बार हम बहुत हल्के में कई चीज़ों को ले जाते हैं, और हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों से यही कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज दें। आप बेहतर हैं कि भाई ठीक है, हम सबको दुश्मन दोस्त नहीं बना सकते, पर कोशिश ये करें कि कोई हमारा शत्रु भी ना हो। तो वो अगर आप दूसरी मेरी बात जी, जो मैं कहने भाई साहब, ड्रग्स से दूर रहना। ये जो सस्ते नशे हैं ना, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, और जिंदगी एक बार ही मिलती है। ये जो दूसरी योनि में जन्म जब होगा तब देख लेना, सुअर बन के हो गया घोड़ा, तब की तब देखना भाई। ये निना हो गया, कीचड़ में बैठोगे, तब की तब देखना। आज तो इंसान हो, इंसान की जिंदगी को अच्छी तरह से जियो, गड़बड़ मत करो इसके साथ। ये एक तुम्हारा जो बदन है ये मंदिर है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर इसके अंदर कुछ डालना ही है तो घी दूध डाल लो भाई। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत सारी चीजें हैं, सस्ता ही आता है। नहीं बिल्कुल। ये जो 108 रुपए में जो करौली में बिक रहा है ना, ये स्मैक पंसारी की दुकानों से, इसमें मत जाओ।
इसमें कुछ नहीं धरा। और आप लोग खरीदना बंद कर दोगे तो लोग बेचेंगे किसको? उनकी दुकान वैसे ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये हमको करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, जागरूकता युवाओं को ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये करिएगा प्लीज, मेरी हाथ जोड़ की विनती है आप सबसे। अच्छे काम करिए, लोगों से अच्छे से बात करिए और झगड़े मत करो भाई, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। थोड़े दिन पहले वो झगड़ा हो रहा था, मैं बताऊं आपको, सोशल मीडिया के ऊपर झगड़ा हो गया, वो थाने में चला गया। लेना एक ना देना दो, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को गाली दे दी, साइबर एक्ट लग गया, अब दोनों निपट गए। बताओ क्या मिलेगा? अब सरकारी नौकरी लेने जाएंगे अगली बार, अगर केस पक्का हो गया तो कौन देगा सरकारी नौकरी बच्चों को? बिल्कुल सही बात है सर, संजीदा होकर के इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि ये क्योंकि हम लोग इसकी बुराइयां करते हैं इसके, अरे भाई मेरी बुराई जितनी करनी है कर लो, सामने आके कर लो यार, सोशल मीडिया पे मत करो भाई साहब, रिकॉर्ड हो रहा है वो। और आपको ये जो लोग अनपढ़ असमझ हैं उनको मैं समझा दूं, टेक्निकली पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो IPv4 की थी, अब लगी है टेक्नोलॉजी IPv6 की। IPv6 के थ्रू जो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, वो केवल ये नहीं बता सकता कि ये जो मैसेज भेजा है ये किसने भेजा है, वो ये बता देगा कि कौन सा फोन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका सिम नंबर क्या है। वेरी गुड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है सर आज ये। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है आपने बहुत सारे लोगों को। कोई भी आदमी अगर ये सोचता है कि मैं SMS जो आप एक दूसरे को करते हो वो 6 महीने तक उसमें रहता है सर्वर में। मैंने तो IT में बैठा हूँ, मैं ये इसको आप नहीं, लॉफुल इंटरसेप्शन, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लॉफुल इंटरसेप्शन का बॉक्स कहते हैं इसको। ये पहले मेरे अंडर आया करता था जब मैं वोडाफोन में था जी। इस बॉक्स के अंदर सारे के सारी चीजें रहती हैं। कोई भी मैसेज 3 से 6 महीने तक डिलीट नहीं होती। व्हाट्सएप के सारे डेटाबेसेस रहते हैं। और एक बात और बता दूं, जैसे मैं और आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, जी सर, ठीक है भाई साहब, आप समझिए, और जिनको जो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात जी। अगर मैं और ये भाई साहब व्हाट्सएप कर रहे हैं और भाई साहब के ऊपर कोई केस हो गया और इनका व्हाट्सएप डिटेल ले लिया, तो भाई साहब ने मेरे को जितने व्हाट्सएप करे वो भी खुल जाएंगे, और इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जितने करे वो भी खुल जाएंगे। तो जो चीजें किसी और को करी होंगी जी, वो भी खुल जाएंगे और सारे लपेटे में आएंगे। तो कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमने डाटा डिलीट कर दिया, में ना रहे। बिल्कुल कि मैंने डिलीट कर दिया, कुछ डिलीट नहीं होता भाई साहब। और आपको और मैं दूसरी चीज बता दूं जी, ये सारी की सारी जो है डेटाबेस से चलती है, ठीक है। व्हाट्सएप को ऑफ कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, ठीक है, डंप निकाल लीजिएगा। व्हाट्सएप आपका जो फोन है उसको रूट कर लीजिए। रूट करने के बाद में जब आप उसके अंदर अपना डेटाबेस चला लोगे, डेटाबेस चला करके पूरा एडिट कर सकते हो एक एक मैसेज को। अगर आपने मुझे भेजा कि विजय हाउ आर यू, आप उसको एडिट कर सकते हो, विजय मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में मैं टाइम भी उसको चेंज कर दूंगा, और विजय का क्या रिस्पॉन्स है वो भी आप उसमें लिख सकते हो। लिखने के बाद में आप उसको सेव कर दो, सेव करके अपलोड कर दो, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो लोग मुगालतों में जी रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि भाई साहब तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल विजय सर, आज मुझे इशारा मिल रहा है स्टूडियो से कि हमारा टाइम ओवर हो जा रहा है, लेकिन आज जितनी भी आपसे बातें की ना, यकीन मानिए सर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद ये करते हैं कि किसी दिन आपसे मुलाकात करके एक लाइव डिबेट शो और करूंगा मैं आपके साथ जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको जैसे आप बोलो, हम तो ऑलवेज रेडी हैं। नहीं बिल्कुल। ऑन अ पार्टिंग नोट, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, डू वेल, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो, और नेताओं जग जाओ, आपका समय आ चुका है अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आपको, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम बिल्कुल आपको बेखौफ कॉल जरूर करेंगे। हाँ, मेरा नंबर सबको दे दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके सर, सबको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सर जिनसे बात करने में, जिनसे डिबेट करने में बहुत मज़ा आता है। विजय जी से जब मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ उनसे, और ही इज़ रियली इंटेलिजेंट पर्सन।
तो बहुत सारी बातों पर आज फोकस किया और बहुत सारी चीज़ों को अब रिव्यू करने का वक्त भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कड़वे सच उन्होंने कहा है कि पता नहीं हम कितने मुगालते में जी रहे हैं, और बड़े बड़े दावे करने वाली ये सरकारें जो है ना, वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है। सच्चाई और धरातल से बहुत कोसों दूर हैं ये सरकारें। ये जनप्रतिनिधि, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, चाहे वो बात हो पाचना के मुद्दे की, या बात हो किसी और की, बात हो सिर्फ आरक्षण की, या बात हो अपने हुकूक की या अधिकारों की। तो वही बात है कि करौली और कैला देवी के ऊपर का डांग क्षेत्र आज भी ऐसा है कि डांग विकास बोर्ड के नाम से करोड़ों रुपए का बजट तो उठता है, लेकिन वो लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल महरूम है। ना वहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है, ना सड़कें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को लगता ही नहीं कि हम भी इस हिंदुस्तान का पार्ट हैं। उम्मीद करता हूँ आज का अनछुए पहलू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना, सीखना और सोचना बहुत ज़रूरी है सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह शेयर करते रहें। जय हिंद और जय भारत।